नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये वीडियो होगी ये होगी वन दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। आयोग द्वारा बताया गया है कि 16 से 26 जुलाई के बीच में आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम प्रस्तावित है और इसके अंदर आपकी साइंस आनी है। तो उसके एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे साइंस की ये हमारी दूसरी वीडियो है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट है जहाँ पर हम साइंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन को लगाएंगे और उनसे जुड़े हुए जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो सारे हम यहाँ पर बात करेंगे। एग्ज़ाम से थोड़ा समय पहले अगर आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारी जानकारी एक साथ मिलती हैं तो इसका लाभ आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और अपना स्कोर कि आपका यहाँ पे टोटल स्कोर कितना रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके अंदर आज मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं और अगर आपका इस सीरीज़ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत जल्दी कल से या परसों से हम रेगुलर इस सीरीज़ को कर देंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम बढ़ा देंगे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो वे पदार्थ जो अम्ल यानी कि एसिड और भस्म यानी कि बेस, इनके रिएक्शंस के कारण बनते हैं उन पदार्थों को लवण कहा जाता है यानी कि सॉल्ट, ठीक है। जहां पर थोड़े हिंदी के टफ वर्ड्स होंगे मैं उनको इंग्लिश में भी यहां पे कन्वर्ट करूंगा। तो जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें लवण मिलता है, ठीक है, सॉल्ट। दूसरा प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। देखिए वही प्रश्न है जो हमने ऊपर पढ़ा। उदासीनीकरण क्रिया मतलब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाना और उस क्रिया के दौरान हमें मिलता क्या है, तो हमने ऊपर बात करी सॉल्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी मिलता है यानी कि जल भी मिलता है। तो ऊपर ये ऑप्शन में नहीं था, लवण और जल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम सिर्फ लवण पे गए। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको इसके ऊपर जाना है, ठीक है, डी ऑप्शन पे आपको जाना है। तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिए ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जब हम एसिड और बेस का परीक्षण करते हैं कि कौन सा घोल हमारा अम्ल है, कौन सा हमारा जो भस्म है, तो उसके लिए हम करते हैं लिटमस टेस्ट, ठीक है। तो इसको लेके प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नीले कर देता है तो वो होता है हमारा अम्ल। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लाल नीले को करता है, नीला लाल कौन क्या करता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो जो एसिड होता है, अम्ल होता है, इसे थोड़ा खतरनाक माना जाता है, डेंजर माना जाता है। तो ये क्या करता है, नीले को लाल बना देता है यानी कि खतरे का निशान बना देता है। अब यहाँ से इसको ऐसे याद कर सकते हो तो दूसरा आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला है, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्षार में कैसी, यानी कि जो बेस होते हैं हमारे, उनके अंदर साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ठीक है। क्षार के अंदर लिटमस नीला को कर देता है। जो क्षार होते हैं, एल्कलाइन भी जिनको कहा जाता है, ठीक है, क्षारीय, तो ये हमारे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। अब देखो क्षार और भस्म में अंतर क्या है। हमने पढ़ा बेस, बेस को कहा जाता है भस्म, ठीक है, और जो एल्कलाइन होते हैं उनको कह गए क्षार। इनमें अंतर क्या है, जो बेस हमारे पानी के साथ घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। यानी कि बड़ी जो यूनिट है, बड़ी जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कम्युनिटी है, वो क्या है, भस्म है। वे भस्म, इसी के अंदर कुछ ऐसे भस्म हैं जो पानी के साथ घुलनशील हो जाते हैं, उन्हें ही क्षार कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो है सही है कि सभी जो क्षार होंगे वो भस्म के अंदर से ही निकाले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी भस्म ऐसा नहीं होता जो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी जो भस्म है वो क्षार निकले। तो ये पॉइंट भी सही है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सभी वे भस्म जो पानी के साथ घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो इसके अंदर ये सभी पॉइंट्स हमारे सही हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करती हैं। तो जो हमारे एसिड होते हैं, जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये H+ आयन देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा है ये H+ आयन। तो ये हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं और जब बेस को यानी कि भस्म को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो जो हमारे बेस होते हैं इनका स्वाद होता है कड़वा, ठीक है, और जो एसिड होते हैं इनका स्वाद होता है खट्टा। तो दोनों के स्वाद आपको यहाँ पे याद करने हैं, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन आपके यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि 40 से 45 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। आपको केवल जो क्वेश्चन आते हैं वो सही है, जो नहीं आते हैं उनको नोट ज़रूर करें, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बात करते हैं, ठीक है। अगला है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? देखिए पीएच मान का जो निर्धारण है ये किया था सोरेनसेन ने, ठीक है। सोरेनसेन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने पीएच जो स्केल है उसका इन्होंने बनाया, उस जो पीएच स्केल है उसको बनाया इन्होंने, जिसमें क्या होता है 1 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है, जिसके अंदर अगर कोई घोल है उसका पीएच मान 7 से नीचे है, 7 से नीचे है तो उसको एसिड माना जाता है, 7 से ऊपर है तो उसे बेस माना जाता है, और अगर 7 है तो उसे न्यूट्रल माना जाता है, उदासीन माना जाता है, जो कि वाटर है, ठीक है। तो इसको बनाया किसने है? सोरेनसेन ने 1909 में इसको बनाया था। तो पूछा जा सकता है पीएच स्केल कब बनाई गई? 1909 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इनको नोट कर लेना, क्वेश्चन वहाँ पे बन सकता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ये दिया गया है और इनमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक जो हमने करे हैं, जो पिछले वीडियो में भी करे, जो आज के वीडियो में भी करेंगे, आपके सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, ठीक है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 यहाँ पर होता है, ठीक है। दूध का जो पीएच मान होता है 6.6 नहीं, इसको 6.4 कर देना, ठीक है। बुक में इसको 6.4 बताया गया है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है, आप इनको नोट करें। समुद्री जल जो समुद्री वाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है? वो होता है 8.4। अगर हम खून का पीएच मान, बहुत एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो खून का पीएच मान होता है 7.4, कहीं पर 7.5 भी देखने को मिलता है, लेकिन जो होता है एग्जैक्ट वो 7.4 होता है। अगर हम लार की बात करें, जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है उसका पीएच मान होता है 6.5, ठीक है, लार का। और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, अभी हमारी लार का पीएच मान कितना है? 6.5, लेकिन अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाए तो फिर हमारे दांतों में सड़न आनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांत सड़ने लगते हैं? 5.5 से। 5.5 से आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अम्ल वर्षा को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अगर हम और की बात करें तो जो मूत्र होता है उसका पीएच मान भी 6 है, और अगर हम बात करें शराब की, शराब का पीएच मान 2.8 है। सिरका की बात करें तो इसका 2.4, और नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है, ठीक है। अगला है वर्षा का पीएच मान कितना होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है? तो देखो एसिड रेन जो होती है वो कब कहलाती है? अगर बारिश का जो पानी है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उस बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं, यानी कि अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान किसने कम होता है? 5.5 से, यानी कि 5.6 से कम होता है। और मुंह में पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5, इससे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर इनको देखा। अगला है पीएच मूल्यांक दर्शाता है। पीएच मूल्यांक जो है ये दर्शाता क्या है, हमें बताता क्या है? तो ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक है। जैसे हमने बात करी 7 से ऊपर है तो क्या होगा? क्षारीय होगा, बेस होगा। 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा। कई बार इस तरीके का भी प्रश्न बन जाता है, जैसे आपको पूछेगा ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है? ये हमारा कमज़ोर क्षार है, ठीक है, क्योंकि 7 पॉइंट से ऊपर वाले होते हैं और ब्लड का हमारा 7.4 है, तो स्लाइटली बेस है, ठीक है, इस तरीके से। अगला है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो पीरियोडिक टेबल से भी आपके प्रश्न बनने हैं और वहां से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण ये किया था डोबरनियर ने, ठीक है। डोबरनियर ने 1817 में एक नियम दिया था जिसे कहा जाता है त्रिक का नियम, ठीक है। तो पूछा जाए अगर त्रिक का नियम किसने दिया? डोबरनियर ने दिया। इसने कुछ पदार्थों को, कुछ तत्वों को इसने 3-3 के वर्गों में बांटा था, ठीक है। तो पदार्थ इसने, देखो इसने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई थी, इसने केवल वर्गीकरण किया था। 3-3 के ग्रुप में इसने कुछ बनाया था, इसलिए उसे त्रिक का नियम कहा जाता है। तो त्रिक का नियम दिया किसने है? डोबरनियर ने। ये जर्मनी का वैज्ञानिक था, इसके देश का नाम भी पूछा जा सकता है। कब दिया? 1817 में। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था?
ठीक है। जैसे उसने 3-3 का ग्रुप बनाया, इसी प्रकार न्यूलैंड्स ने 1866 के अंदर, ठीक है, कब किया, 1866 के अंदर एक रूल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें उसने 8-8 का ग्रुप बनाया और उसने ये कहा कि जो 8वां तत्व होगा वो पहले वाले तत्व के उसके समान उसके गुण होंगे। तो जो अष्टक का नियम है, हाँ, इसे अष्टक का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अष्टक का नियम या अष्टक का सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव को ही कहा जाता है। और ये सिद्धांत जो था, अष्टक का सिद्धांत, ये दिया था न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ये ब्रिटिश का है, यानी कि ये ब्रिटेन का है, 1866 में इसने ये दिया था, ठीक है। तो अगर पूछेगा त्रिक का सिद्धांत किसने दिया, डोबर्नियर। अष्टक का सिद्धांत किसने दिया, न्यूलैंड्स, ठीक है। अगला है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि जो मेंडलीव था जिसने जो पीरियोडिक टेबल है वो बनाई सबसे पहले, मेंडलीव के अनुसार जो तत्व होते हैं उनका गुण का आधार क्या है, वो गुण किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये बताया इसने परमाणु भार के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है, एटॉमिक जो हमारा वेट होता है उसके ऊपर इनके गुण डिपेंड करते हैं, ठीक है। पूछा जाता है किसने कहा था या किसकी ये थ्योरी थी, मेंडलीव की थी। अगला है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। सबसे पहले आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो ये था मेंडलीव, ठीक है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, मेंडलीव ने बनाई 1869 के, ठीक है, 1869 में इसने पीरियोडिक टेबल बनाई और यह पहला ऐसा वैज्ञानिक था। ये किस देश का था, तो ये था रशिया का, ठीक है, रूस का ये निवासी था मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित थी। देखिए दो प्रश्न है, पूछेगा पहली पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो मेंडलीव है। लेकिन अगर आधुनिक वाली पूछेगा जो वर्तमान में प्रचलित है, तो वो बनाई है हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने 1913 में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाया, उसको लेके अपने सिद्धांत दिए जो कि पीरियोडिक टेबल का आधार है, ठीक है। तो किसके ऊपर बेस्ड है, वो मोजले के सिद्धांत के ऊपर है। 1913 में इसने बनाई और यहाँ भी ब्रिटेन का निवासी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो जो आधुनिक हमारी आवर्त सारणी है जो कि हेनरी मोजले ने बनाई है, उसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, यानी कि उनकी जो पोजीशन दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, तो ये दी गई है उनके परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। देखिए मोजले से पहले जिसने भी पीरियोडिक टेबल बनाई, चाहे वो मेंडलीव था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर आधारित थी, परमाणु भार के ऊपर, ठीक है। उसने एटॉमिक वेट के ऊपर अपनी जो तत्व थे उनको अरेंज किया, लेकिन सबसे पहले एटॉमिक नंबर के ऊपर पीरियोडिक टेबल बनाई हेनरी मोजले ने, ठीक है, इसीलिए सक्सेस हुई। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसे सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था। तो मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई वो एटॉमिक भार के ऊपर बनाई, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसके ऊपर उसने बनाई, ठीक है, एटॉमिक भार एटॉमिक वेट के ऊपर बनाई। तो उसके आधार पर वो हाइड्रोजन को एक फिक्स स्थान प्राप्त नहीं दे सका, उसको नहीं प्रदान कर सका कि हाइड्रोजन को रखे कहाँ पर, तो हाइड्रोजन को वहाँ पर जगह नहीं मिल पाई, जिस कारण जो एक कारण था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का असफल होने के कारण। ध्यान रखना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का आधार था परमाणु भार, जबकि जो मोजले ने बनाई वो था परमाणु संख्या, ठीक है। अगला है सबसे भारी धातु कौन सी है। तो धातु और अधातु यहां से भी प्रश्न बनने हैं, तो वहां से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहां पे लिया है। सबसे भारी धातु इनमें से आपको बताना है कौन सी है, तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु अगर पूछी जाती तो वो होती है लिथियम, और सबसे कठोर धातु अगर पूछी जाती तो वो होता है क्रोमियम, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको यहां पे दे दिए ताकि आपके तीनों एक साथ आप इनको याद कर सकें। सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम, सबसे कठोर वो है क्रोमियम, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं केवल धातु की, ठीक है। अगर पूछता कि पूरे उसके अंदर सबसे जो हमारे पदार्थ हैं सबसे हल्का कौन सा है, सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाता, धातु की हम बात नहीं करते, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं सबसे हल्के तत्व की, तो ध्यान रखना लिथियम नहीं होगा, तब होगा हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे हल्का तत्व। चलिए अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व
कौन सा है? तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। पूछ क्या रहा है? तत्व के लिए पूछ रहा है। अगर पूछता सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो फिर आंसर होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर धातु पूछेगा एल्यूमिनियम, तत्व पूछा है, एलिमेंट पूछा है, यानी कि ओवरऑल पूछा है, क्योंकि तत्वों को ही हम इनमें बांटते हैं ना बाद में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या मेटल्स नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, धातु एल्यूमिनियम है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी के अंदर जिस चीज़ का यूज़ होता है, कौन से पदार्थ का यूज़ किया जाता है? तो सोडियम थियोसल्फेट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, यहाँ पे आपको बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। और जो हमारा होता है दूसरा, जो है धोने का सोडा, जिसको धावन सोडा कहते हैं या इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। याद कैसे कर सकते हो इनको अगर कन्फ्यूज़न हो जाए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में? तो बेकिंग यानी कि आप बी याद रखें और यहाँ पे आ रहा है बाई। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, बाई और बेकिंग दोनों में आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, बेकिंग से। अगला है, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि? तो बेकिंग सोडा की बात हो रही है, आटे में उसको मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? वो इसलिए मिलाया जाता है कि जो खाने वाला सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसके कारण रोटी फूल जाती है। तो रोटी को फुलाने के लिए सोडा मिलाया जाता है। ठीक है, अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? हाइड्रोजन की जो खोज करी थी, ये करी थी कैवेंडिश ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि हाइड्रोजन की खोज निम्न में से किसने करी है? कैवेंडिश ने करी है। आपने कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि जो हमें पीओपी मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये किससे बना होता है, यानी कि किस पदार्थ को या किस तत्व को गर्म करने पर हमें पीओपी प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने कमेंट करके बताना है। अगला है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, जैसे हमने ऊपर बात करी कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। लेकिन हम ब्रह्मांड की अगर बात करें, पूरे ब्रह्मांड की, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य का भी 70% भाग जो है वो केवल हाइड्रोजन ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इससे जुड़े हुए कुछ अतिरिक्त तथ्य। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वन दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन देखे। पिछला वीडियो जो था, जो वन दरोगा के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, उसमें हमने 50 क्वेश्चन को लिया था। उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स ज़्यादा आया नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम किया है। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो दोबारा से हम उनको बढ़ा देंगे और एक पूरा मॉक टेस्ट भी हम इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको रेगुलर करने की, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।